प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। आज हम लोग इस पाठ में चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और उसमें आने वाले विभिन्न वैज्ञानिक शब्दावलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। भौतिक अवस्था में परिवर्तन अर्थात चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे हम लोग। ताप तथा दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ एक समरी चार्ट अवेलेबल है कि किस अवस्था से किस अवस्था में बदलने पर उसे क्या कहते हैं। अगर हम सॉलिड को, आइए इसकी व्याख्या करते हैं। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो इस क्रिया को गलन कहते हैं। गलन को अंग्रेजी में मेल्टिंग या फ्यूजन भी कहते हैं। अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करें तो इस क्रिया को जमना कहते हैं या फ्रीजिंग कहते हैं या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसे गर्म करना होगा, जबकि लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए उसे ठंडा करना होगा। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ताप तथा दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन संभव है। इसी आधार पर अगर ठोस को द्रव में बदलना है तो उसे गर्म करना होगा, और अगर द्रव को ठोस में बदलना है तो उसे ठंडा करना होगा। द्रव पदार्थ को गैस पदार्थ में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं या इवापोरेशन कहते हैं। इसी प्रकार गैस के द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं। अगर कोई गैस पदार्थ सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाता है तो इस क्रिया को निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं, और अगर कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस पदार्थ में बदल जाता है तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। आइए इसकी अलग से व्याख्या करते हैं। अवस्था परिवर्तन के चार्ट के पश्चात अब हम प्रमुख वैज्ञानिक शब्दावलियों की व्याख्या कर देते हैं। पहला पॉइंट आया है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलन एवं गलनांक। किसी ठोस को गर्म करने पर वह ऊष्मा अवशोषित करके द्रव में परिवर्तित होने लगता है। इस क्रिया को गलन या पिघलना या मेल्टिंग कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में क्यों परिवर्तित होने लगेगा? क्योंकि उसके अणु, ठोस के अणु ऊर्जा प्राप्त करने लगते हैं, और ऊर्जा प्राप्त करके वे अवस्था बदलने लगते हैं। जब पदार्थ के अणु अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो वे अपने स्थान पर बने रहना नहीं चाहते। ये ऊर्जा ही रासायनिक क्रियाओं की मूल कारण है। इसीलिए ठोस को जब हम हीट करते हैं, यह हीट का चिन्ह है, तो यह द्रव में बदल जाता है और इस क्रिया को गलन कहते हैं। गलन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है, गलन की जो क्रिया होती है वह एक निश्चित ताप पर होती है, और उस निश्चित ताप को गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यदि हम इसको उदाहरण देकर समझाएं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि केल्विन पैमाने पर वही मान
273 केल्विन होता है तथा यदि लोहे के गलनांक को ले लें हम तो लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि यही केल्विन पैमाने पर 1808 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने में डिग्री नहीं लिखते हैं। अगला पॉइंट है हिमायन एवं हिमांक। किसी द्रव को ठोस में बदलने की क्रिया, जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो इस क्रिया को हिमायन या फ्रीजिंग या जमना या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। यानी द्रव के अणुओं में ऊर्जा अधिक होगी, जब इसमें से कुछ ऊर्जा हम निकाल लेंगे तो वह ठोस बदल जाएगा। माइनस डेल्टा का मतलब है उसे ठंडा करना। तो जब कुछ ऊर्जा उसमें से निकाल लेंगे अणुओं के बीच से तो वह ठोस में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम हिमांक की परिभाषा को ध्यान में लें तो वह निश्चित ताप जिस पर हिमायन की क्रिया होती है, अर्थात वह निश्चित ताप जिस पर पदार्थ के अणु द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। फ्रीजिंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है। हर पदार्थ का हिमांक फिक्स होता है, हर पदार्थ का गलनांक फिक्स होता है, हर पदार्थ का क्वथनांक फिक्स होता है। हिमांक माने ठोस के रूप में बदल जाना। तो हर पदार्थ का हिमांक फिक्स होता है। जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस में बदल जाता है। वास्तव में जल 4 डिग्री सेल्सियस पर ही ठोस में बदल जाता है, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर वह पहले हल्का सा उसका आयतन बढ़ता है और 0 डिग्री सेल्सियस जाने पर फिर उसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक होता है। इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस को भी जल का हिमांक कहते हैं, बट 0 डिग्री सेल्सियस को ही गणना के लिए प्रयोग में ले आते हैं। यह एक अलग विषय वस्तु है। इस प्रकार के जल के व्यवहार को जल का असामान्य व्यवहार कहते हैं। इसके बारे में हम लोग ऊष्मा चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए अगला हेडिंग शुरू करते हैं। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथन एवं क्वथनांक। क्वथन माने होता है उबलना। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करना शुरू कर देते हैं तब वो पदार्थ उबलने लगता है। किसी द्रव का वाष्प में बदलना या गैस में बदलना, वाष्प को हम गैस भी कह सकते हैं। किसी द्रव का वाष्प या गैस में बदलना क्वथन कहलाता है। हमने यहाँ रिएक्शन दे दिया है। द्रव को जब हीट करते हैं, ये हीट का साइन है, तो यह वाष्प या गैस में बदल जाता है और इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। फिर हमने एक व्याख्या की है नीचे कि क्वथन का वास्तविक अर्थ है उबलना। यानी कोई भी पदार्थ जब उबल कर वाष्प अवस्था में बदलता है, उबल कर जब गैस अवस्था में जाता है, तो इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। और क्वथन क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे पदार्थ का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को भी हमको अंडरलाइन कर देना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगला पॉइंट है द्रवण एवं द्रवणांक यानी लिक्विफिकेशन एंड लिक्विफाइंग पॉइंट। किसी गैसीय पदार्थ के द्रव में बदलने की क्रिया को द्रवण कहते हैं। गैस जब द्रव में बदल जाता है तो इस क्रिया को द्रवण कहते हैं। इसी क्रिया को संघनन भी कहते हैं। संघनन को अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब वायुमंडल में जल वाष्प पहुंचती है तो जल वाष्प का ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में बदलना ये कंडेंसेशन कहलाता है। वायुमंडल में एक निश्चित ताप पर यह क्रिया हो जाती है और यह अपने आप हो जाती है।
इस कारण इसको संघनन कहते हैं। अर्थात जब कोई गैस द्रव में बदल जाती है तो इस क्रिया को संघनन या द्रवण कहते हैं। द्रवण क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे द्रवणांक यानी लिक्विफाइंग पॉइंट कहते हैं। यह क्रिया भी एक निश्चित ताप पर होती है। अवस्था परिवर्तन से संबंधित ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं थीं। अब हम लोग कुछ अन्य परिभाषाओं की भी चर्चा कर लेते हैं। अगला हेडिंग हमारा है ऊर्ध्वपातन। हमारे कोर्स में है सब्लिमेशन। वह क्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई ठोस पदार्थ गर्म किया जाए और वो सीधे गैस में बदल जाए, ठोस सीधे गर्म करने पर गैस में बदल जाए तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन ऊर्ध्वपातन क्रिया तब पूरी होती है जब वाष्प को ठंडा किया जाए और ठोस प्राप्त हो जाए। यानी ठोस को गर्म करने पर वह गैस के रूप में बदल जाए और गैस को अगर ठंडा किया जाता है तो वह मूल ठोस प्राप्त हो जाए तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन क्रिया में भाग लेते हैं उनको ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन क्रिया में भाग लेते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ सब्लिमेट मटेरियल कहलाते हैं। ऐसे इसमें भी ऊर्ध्वपातन को अंडरलाइन कर देंगे। जब लिखते हैं तो अंडरलाइन कर देना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ऊर्ध्वपातज का गुण रखते हैं, जैसे नौसादर जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं NH4Cl, ठोस आयोडीन, कपूर, नेफ्थिलीन की गोली जिसको हम कपड़े में रख देते हैं, ओडोनिल जिसको हम लोग बाथरूम में या टॉयलेट में प्रयोग करते हैं, एंथ्रासीन जिसका उपयोग माताएं बहनें नेल पॉलिश में करती हैं। ये सब ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। ये सीधे वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण घटना जो वायुमंडल में अपने आप होती रहती है, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पन, इवापोरेशन। प्रिय विद्यार्थियों, जब कोई द्रव क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को वाष्पन या इवापोरेशन कहते हैं। अब देखिए, मैंने बताया आपको कि क्वथनांक से कम ताप पर, क्योंकि क्वथनांक तो हर पदार्थ का भिन्न भिन्न होगा और निश्चित होगा, परंतु अगर कोई पदार्थ क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदल जाता है तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। इसे कई सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में आते हैं। अनेक उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में घटते हैं। हम बर्तन को धो करके रख देते हैं तो इसमें गर्मी के सीजन में बर्तन अपने आप सूख जाते हैं। भीगे कपड़ों को धूप में डालते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं। गेहूं या अनाज को धूप में सुखाते हैं तो उसमें की नमी वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, उड़ जाती है। नदियों या तालाबों का जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। ये सब वाष्पन के कुछ उदाहरण हैं। वाष्पन क्रिया वास्तव में कभी कभी हम लोग ठंडक के दिनों में कपड़े कमरे में डाल देते हैं, या धूप जब बहुत तेज रहती है तो सोचते हैं धूप में क्या ले जाएं, कमरे में ही डाल देते हैं। अब कमरे का तापमान अधिक होने के कारण से जल वाष्पित हो जाता है
वाष्पित होकर के क्या करता है, तो इसकी चर्चा भी हम लोग आगे कर रहे हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। वे कारक हैं वातावरण का तापमान यानी टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये वातावरण को ये वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। अगर तापमान अधिक है तो वाष्पन क्रिया तेजी से होती है, तापमान कम है तो वाष्पन क्रिया धीमी गति से होती है। सतह का क्षेत्रफल यानी जिस पदार्थ रखा हुआ है, जिस बर्तन में रखा हुआ है, अगर उसका सरफेस एरिया अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है उसका, तो वाष्पन की क्रिया अधिक होगी। अगर उसका ऊपरी सतह कम है क्षेत्रफल उसका, तो उसमें वाष्पन क्रिया कम मात्रा में होगी। वायुमंडल की आर्द्रता, अगर वायुमंडल में नमी है तो वाष्पीकरण की क्रिया धीमी गति से होगी। वायु की गति, अगर वायु की गति तेज है तो वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से, और अगर वायु की गति धीमी है तो वाष्पीकरण की क्रिया धीमी गति से होती है। अब ये वायु की गति में भी नमी यानी ठंडक के सीजन की वायु की गति और गर्मी के सीजन की वायु की गति में थोड़ा अंतर आ जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कई घटनाएं ऐसी हमारे जीवन में घटती हैं जिसको हम लोग जानते नहीं, परंतु वास्तव में वे वाष्पीकरण की घटनाओं से संबंधित है। हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, COO लिखा है यहाँ पर। हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है वायुमंडल में। तो कभी कभी हमारे हाथ पर पेट्रोल लग जाता है और पेट्रोल लगते ही कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे हाथ के ऊपरी सतह यानी त्वचा की ऊर्जा को, ऊष्मा को लेकर के और वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण हमारे उस त्वचा पर जहां पर पेट्रोल गिरा हुआ है उसका तापमान कम हो जाता है और शरीर के अंदर का तापमान अधिक रहता है, परंतु उस जगह का तापमान जहां पेट्रोल गिरा हुआ है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से हमें उस स्थान पर ठंडा महसूस होता है। यही क्रिया स्पिरिट के साथ होती है। यही क्रिया नेल पॉलिश में जो एसीटोन होता है उसमें उसके साथ भी होती है। अगर उसकी कुछ बूंदें हमारी हथेली पर गिर जाएं तो हमको शीतलता महसूस होती है। गर्मी के दिन में लोग अपनी छत या घरों के सामने जल छिड़कते हैं। जब जल छिड़कते हैं तो वह वाष्पित होकर वायुमंडल में तैरने लगता है, जिसके कारण से वहां का तापमान गिर जाता है और हमें ठंडा महसूस होता है। गर्मियों में पसीना सूखने के बाद शीतलता महसूस होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब गर्मी में पसीना सूख जाता है तो क्यों सूखता है ये? हमारे त्वचा के ऊपरी सतह, जो हमारी त्वचा है, हमारे शरीर के ऊपरी सतह पर त्वचा है और उस त्वचा की ऊष्मा को ग्रहण करके पसीना सूख जाता है, जिसके कारण त्वचा का तापमान गिर जाता है और हमें शीतलता महसूस होती है। किसी बर्तन में बर्फ रखने पर उसके बाहरी दीवारों पर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ठंडा पानी भर देते हैं गिलास में और उसमें जो है उसकी दीवार पर पानी जाकर इकट्ठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो विद्यार्थियों, वास्तव में गिलास का पानी बाहर नहीं आया है, बल्कि जो वायुमंडल की जलवाष्प है वह गिलास का तल इतना ठंडा हो गया है कि जैसे ही वायुमंडल की जलवाष्प गिलास के तल से टकराती है, गिलास के तल की ऊष्मा को ग्रहण करके और वो भी जल के रूप की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, यानी उसका भी तापमान इस कारण से गिर जाता है, जिसके कारण वायुमंडल की जलवाष्प गिलास के चारों ओर इकट्ठी हो जाती है और हमें गिलास के बाहरी सतह पर भी
जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। यही क्रिया होती